तो दोस्तों टाइटेनियम वर्ल्ड में आज का फिर से स्वागत है। कॉमिक्स को हम लोगों ने ख़त्म किया था कि दो राक्षस तूतंदु और बोकारच दोनों दुनिया में आक्रमण कर रहे थे। नगीना अपनी स्पेशल गूगल फाई मुंडी से सब कुछ दिखा रही थी नागराज को। तो चलिए आगे चलते हैं। जिसकी शक्तियों की मदद से ड्रेकुला ने पोर्टल खोला था। ड्रेकुला तो फिलहाल निष्क्रिय। नगीना, क्या तुम अनिबुस का पता लगा सकती हो? मैं पहले ही कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन या तो अनिबुस दुनिया में है ही नहीं या फिर मैं उसकी शक्तियों का स्तर मेरी शक्तियों से कई अधिक है, जिस कारण वह खुद को मेरी शक्तियों से छुपाए रखने में सक्षम है। इस केस में हमारी आखिरी उम्मीद ड्रेकुला है, जिससे अभी कुछ देर पहले तुमने पापड़ बेलकर पकड़ा है। अभी अभी सुबह हुई है। आज रात होने से पहले अंतहीन की आत्मा वापस नहीं आएगी और ड्रेकुला को कंट्रोल करने का तरीका सिर्फ वही बता सकता है। हमें दुनिया भर में बाकी रक्षकों के साथ मिलकर अपनी स्तर पर इन पापियों को रोकने की चेष्टा करनी होगी। या तो हम खुद उन्हें वापस भेजने का रास्ता ढूंढ लें या फिर रात तक दुनिया को बचाए रखें जब तक अंतहीन वापस नहीं आ जाता। नागराज और बाकी रक्षक मिलकर दुनिया को नरक बनाने से बचाने की योजना बना रहे थे, परंतु वे सभी फिलहाल इस बात से अनभिज्ञ थे कि षड्यंत्रों और योजनाओं का महागणितज्ञ भी आज़ाद हो चुका था। आखिरकार अनंत समय धाराओं भटकते हुए मैं वापस धरती के वर्तमान समय में आने में सफल रहा। कम वक्त नागराज ने तो मुझे लगभग जीत जी ही मार दिया था। उस तामसिक ऊर्जाकृत आयाम द्वार से बाहर निकलने के बाद भी मुझे कई घंटे आरे में पड़े खुद में जीवन संचार अनुभूति करने में व्यय हो गई। सूर्य की उष्मा ताप ना देती तो धमनियों में रक्त तथा विष संचार मध्यम पड़ जाता, जिसकी खबर संसार से एक उस शख्स को थी जो उसकी आज़ादी की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा था। परंतु समय, भाग्य, नीति, विधि का विधान, इनके ऊपर वे खुद अंधेरे का खुदा भी नहीं था। आखिरकार ड्रेकुला ने कमाल कर ही दिखाया। उसने अपने प्रथम अनुयायी बनाते समय में ही जानता था कि ड्रेकुला मेरे सभी अनुयायियों में सर्वश्रेष्ठ होगा। विसंदर वापस आ गया। उस मूर्ख तूतंतु ने तो सिर्फ समय की बर्बादी की थी। तूतनखामेन, विसंदर, बोकारच वापस आ चुके हैं। ड्रेकुला को फिलहाल काबू करने में नागराज भले ही कामयाब हो गया हो, लेकिन ड्रेकुला को आज़ाद होने में अधिक समय ना लगेगा। तब तक इन पाप परिषद के मूर्खों को मुझे यहाँ उलझाए रखना है। ये दुनिया में मचले कोलाहल और उससे लड़ते नागराज और उसके साथियों में उलझे रहेंगे, बिल्कुल नागराज और उसके साथियों की तरह। इस उद्देश्य पूर्ति हेतु उसे नागतांत्रिक विसंदर को समय धारा से वापस लाने की आवश्यकता थी। वे उसके हाथों फिसल रही थी। नागतांत्रिक विसंदर, तुम तो वापस आ गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें आगाह करने आया हूँ। तांत्रिक सर्प जाति का भविष्य संकट में है। एक बहुत बड़ी महाशक्ति है, यूँ समझ लो देव शक्ति धरती वासियों, मानव और इच्छाधारी नागों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रही है। यह नागराज वगैरह तो बस मोहरे हैं जो वैसे ही नाच रहे हैं जिस प्रकार उन्हें नचाया जा रहा है। रुको रुको, तुम ये क्या पहेलियाँ बुझा रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं अभी अभी अनंत समय धाराओं में गोते खाकर निकला हूँ। ओहो, कहाँ चला गया? मुझे सारा सिलसिलेवार माजरा ढंग से समझाओ। समझाता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं। जिस शक्ति की मैं बात कर रहा हूँ उसके कान बहुत लंबे हैं। सब प्रथम हम यहाँ से विलम्ब निकल कर ऐसे स्थान पर जाएंगे जहाँ उसे लंबे कान सुन ना सकें या लंबी नाक सूंघ ना सके। इतनी देर में प्रथम अवसर था जब पापा देश को झटका लगा। ये क्या हुआ? कौन था वे लावादाधारी? अपनी संपूर्ण ध्यान शक्ति लगाकर मैं उस लावादाधारी का पता नहीं लगा पा रहा। मेरी सच्चाई जानने वाला और मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाला ये कौन पैदा हो गया भला? मुझे कुछ करना होगा, लेकिन उससे पहले इन बेवकूफ़ों को उलझा दूँ। आने वाला घटनाक्रम यकीनन काफ़ी रोचक होने वाला है मित्रों, लेकिन उससे पहले पूर्व हम सभी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सम्राट थोडांगा अपनी अधूरी कथा समाप्त करें। हे, मैं तो कब से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। तो सुनो सब लोग, खूनी कबीले की नर बच्ची आत्माओं को सफाया करने के बाद भी नागराज अफ्रीका के जंगलों से नहीं गया, क्योंकि उसका निशाना तो मैं था। नागराज और सम्राट थोडांगा का पहला आमना सामना इतना होलनाक और हैरत अंगेज था जिसे सुनकर आप सभी थर्रा जाएंगे। लेकिन उससे पहले समय आ गया कि दुनिया यह जाने कि कैसे एक अप्राकृतिक, अमानवीय, अभिशत प्राणी ने, जिसे उसका समाज डिर-इडोंड बुलाता था, खुद को उसी साम्राज्य का सम्राट, उसका भगवान बना लिया। कैसे बना डिर-इडोंड सम्राट थोडांगा?
डिर इंडोर, जो अफ्रीका जनजातियों में बोली जाने वाली भाषाओं अफ्रीकन के शब्द डिर अर्थात जानवर और जूलू भाषा के शब्द इंडोर यानी आदमी से मिलकर बना, जिसका अर्थ है पशु मानव यानी एनिमल मैन। यह शब्द की उपाधि नहीं है। एक समय तक वास्तविक में इसका प्रयोग अभिशप्त और अप्राकृतिक रूप से जन्मे बच्चों के लिए एक गाली की तरह किया जाता था। अफ्रीका के अंधेरे जंगल अथाह प्राकृतिक और अप्राकृतिक रहस्यों को अपनी जड़ों में सृष्टि की उत्पत्ति से छुपाए हुए हैं, जिनसे बाहरी दुनिया पूर्णतः अनभिज्ञ है। सिर्फ इन जंगलों में रहने वाली उन जनजातियां और कबीले इन रहस्यों को जानते हैं। कबीलों के ओझाओं के अपने तरीके होते हैं, बीमारियों से लेकर बुरी शक्तियों तक लड़ने के लिए। फिर भी मलेरिया, टीबी, एड्स और इबोला जैसी जानलेवा बीमारियों के कहर से इन जातियों का बच पाना इन ओझाओं के बस में नहीं था। और इस तरह अफ्रीका के जंगलों की धरती पर कदम पड़े मिशनरी संस्थाओं की। ये संस्थाएं दवा, उपचार और देखभाल के अलावा अफ्रीकी जनजातियों को शिक्षित कर रही थीं। लेकिन मिशनरियों की आड़ में बांध धीरे धीरे पेट बनाई ऐसी आतंकवादी संस्थाओं ने, जिन्हें घातक जैविक हथियारों पर शोध करने के लिए दुनिया भर की खुफिया संस्थाओं से दूर एक सुरक्षित स्थान चाहिए था, और लैब में प्रयोग करने के लिए चाहिए थे लैब रेट्स, जो कि अफ्रीका के भोले वाले आदिवासी थे। जानलेवा बीमारी की जांच और उपचार के नाम पर आदिवासियों पर जानलेवा जैविक विषाणुओं के प्रयोग किए जाने लगे। उन्हें किसी खास परिणाम की अपेक्षा थी, जिसके पूर्ण ना होने पर, प्रयोग असफल होने पर आदिवासियों को कीड़े मकोड़ों की तरह मार दिया जाता था। टॉक्सिक वेस्ट, घातक जैविक रसायनों के साथ साथ इन मारे आदिवासियों की लाशें लैब के पीछे स्वाम्प दलदल में डुबा दी जाती थी। उस दलदल का शायद कोई तल ही नहीं था। उसमें जो कुछ भी डालो वे सब कुछ निकल सकता था। जैसा कि मैंने कहा, वे लोग किसी खास परिणाम की अपेक्षा में अमानवीय प्रयोग कर रहे थे। उन्हें जेनेटिक म्यूटेशन से निर्मित एक ऐसा अचूक हथियार बनाना था जो आने वाले समय में आतंकवाद का ब्रह्मास्त्र बन सके, परंतु सारे प्रयोग असफल रहे। अप्राकृतिक और वैज्ञानिक तरीकों से जेनेटिक म्यूटेशन साइंस फिक्शन में जितना सरल लगता है उतना होता नहीं है। इसलिए उन्होंने म्यूटेशन का सीरम का प्रयोग गर्भवती औरतों पर किया ताकि वे पशु मानवों को पैदा कर सकें। वे प्रयोग भी असंख्य रूप से ही सफल हो सका, क्योंकि इससे जेनेटिकली म्यूटेंट बच्चे तो पैदा हुए, लेकिन मृत जिन्हें कचरे की भांति पता नहीं फेंक दिया जाता, उनकी माताओं को मारकर स्वाम्प में डुबो दिया जाता। उन्हें एक खास भ्रूण चाहिए था जो उत्परिवर्तन टीका से सके। ऐसा तभी संभव था जब भ्रूण पहले ही प्राकृतिक रूप से म्यूटेंटेड हो। विभिन्न विषाणुओं, जीवाणु और बीमारी के चलते चलते कई जंगली औरतों के गर्भ में पलने वाले बच्चों में ऐसी विकृतियां उत्पन्न हो जाती थीं जिनसे जानवरों के जैसे नजर आते थे। इन सभी बच्चों को शापित मानकर कबीलों से बहिष्कृत कर दिया जाता और गहन जगह में छोड़ दिया जाता, जहाँ ये डिर इंडोर या तो जंगली जानवरों का शिकार बन जाते या फिर तिरस्कर जीवन व्यतीत करते। ऐसा ही एक डिर इंडोर यानी मैं अपनी माँ के गर्भ में पल रहा था। मेरे अंदर चल रहे नेचुरल जेनेटिक म्यूटेशन प्रोसेस को बूस्ट मिला अननेचुरल म्यूटेशन सीरम से। मेरी माँ उस लैब में इस धोखे में गई थी कि वे अच्छा लोग उनके होने वाले बच्चे के स्वास्थ्य का और उसका पूरा ख्याल रखेंगे। उन्होंने रखा भी। मेरी माँ को लैब में भर्ती कर लिया था। वे खुश थी उसके होने वाले बच्चे को जो भी बीमारी थी उसका निःशुल्क उपचार अच्छे लोग कर रहे हैं, लेकिन वे नहीं जानती थी कि वे वही हैं जिसकी हमें तलाश थी। मादाम को इन्फॉर्म करो, हमें नेचुरल म्यूटेंट फीड्स मिल गया है। उसे वाइटल न्यूट्रिएंट्स नहीं बल्कि म्यूटेंट सीरम के डोसेज दिए जा रहे थे, जो उसके गर्भ में पल रहे बच्चों के म्यूटेशन को कई गुना तक बढ़ा रहे थे। आखिरकार प्रयोग सफल रहा। 9 माह बाद मेरी माँ ने एक स्वस्थ डिरिंडोड को जन्म दिया। आखिरकार सफलता मिल गई। मेरी माँ को उनके कुत्सित इरादों की भनक लग गई और वे लैब से भाग गए। पकड़ो उसे। अपने नवजात शिशु को लेकर माँ वापस अपने कबीले में भी नहीं जा सकती थी। उसके पास एक ही रास्ता था कि खुद को, अपने बच्चे को, जीवन को उस जंगल के रेमोकरम पर छोड़ दे। वाह, मत रो मेरे बच्चे, मेरे लाल, कितना प्यारा और सुंदर बेटा है मेरा, देवताओं से भी सुंदर। जब तो तेरी माँ जिंदा है तुझ पर आँच नहीं आने देगी। यह दुर्गम घाटी जंगल का हिस्सा था जो बच्चों का भी छड़ कर लेता था। इस घाटी को आदिवासी कबीले और पूरा जंगल अभिशाप मानता था, और अभिशाप माने जाते थे उस घाटी में पलने वाले भयावह विकृत प्राणी। वे मेरे से और मेरी माँ के लिए देवता को वरदान बनकर आए थे। मेरे गुरु महान एलिफेंटा
जीवित और सुरक्षित रहना है तो मेरे साथ आओ। एलिफेंटा भी मेरी तरह एक डिर इंडोट थे, उनकी जिन्हें जन्म के साथ ही उनके कबीले से निष्कासित कर दिया गया था। परंतु डिर इंडोट होते हुए वे इस जंगल के बाकी पशु मानवों से नहीं बल्कि इंसानों से भी कई अधिक बुद्धिमान व शक्तिशाली थे। वे शक्ति सिर्फ शारीरिक और मानसिक नहीं बल्कि तामसिक और अलौकिक भी थी। उसका प्रयोग उन्होंने अफ्रीका में सबसे दुर्लभ और विलक्षण काले जादू की शक्तियों को साधने में लगाया। गुरु एलिफेंटा ज्यों ज्यों इन शक्तियों को साधते गए, अलौकिक और तामसिक शक्तियाँ उन्हें अद्भुत ज्ञान प्रदान करती चली गईं। उन्होंने इस ज्ञान पर दूसरे डिरिंडोस की मदद की, लेकिन मैं सबसे अलग था, सबसे बेहतर, अपने गुरु से बेहतर और उत्कृष्ट। मैं सर्वश्रेष्ठ डिरिंडोट था। यह बात मेरे गुरु को बहुत जल्द समझ आ गई। हैवानों ने क्या किया मेरे मासूम बच्चों के साथ, मेरी कोख में से ही बिरकत कर दिया। डिर इंडोट होना कोई विकृत नहीं है माते, ये ऐसा वरदान जो हर किसी को प्राप्त नहीं होता। आपके बेटे की प्राकृतिक शक्तियाँ उन विदेशियों की मशीनों की मोहताज नहीं। इसके जैसा महान विलक्षण शक्तिशाली अद्भुत और विलक्षण डिर इंडोट मैंने कभी नहीं देखा। मेरा इससे संसार में सिद्ध कर देगा कि डिर इंडोट होना विकृत नहीं वरदान है, जैसा भी मेरा बेटा मेरे लिए वरदान है। एलिफेंटा, एक माँ के लिए उसके बेटे से ज़्यादा सुंदर और प्यारा संसार में कोई नहीं होता। चंदा सूरज तारा मेरा राज दुलारा, इससे बोला, इससे मासूम कोई नहीं। मासूमियत वे कमजोरी है माते जैसे समय के कठोर कदम निर्ममता से रोन देते हैं। इस बच्चे को दुनिया में जीना और दुनिया पर राज करना है तो इसे खुद को समय से भी अधिक कठोर और निर्मम बनाना होगा। मेरे गुरु ने अपने कहे अनुसार अपना कठोर प्रशिक्षण आरंभ कर दिया। 2 साल की उम्र से मैं अफ्रीका के दुर्लभ काले जादू तंत्र मंत्र का ज्ञान अर्जित कर रहा था। कहते जानवरों को आने वाले खतरे का आवाज़ पहले हो जाता है। शायद मेरे गुरु को भी आने वाले खतरे का आवाज़ हो चुका था, जिसके लिए वे मुझे तैयार कर रहे थे, एक चेष्टा कर रहे थे। मेरी दुनिया मेरा संसार तो बस मेरी माँ के कदमों बसा था। मेरा बुद्धू छोड़ांगा इतना बड़ा हो गया, अब तो माँ का ऊँटा छोड़ दे। बड़ा कहाँ हुआ माँ, मैं तेरे लिए हमेशा ही छोटा रहूँगा ना। हाँ मेरे बच्चे, तू मेरे लिए हमेशा ऐसा ही रहेगा, मेरा मासूम रक्षा पक्षी जिसने भेड़ियों की झुंड से बचा कर लाई हूँ। जंगल के देवता तेरी मासूमियत यूं ही बना रखें, ये वरदान है बेटा। ओहो, हाँप गए। मेरी माँ जिस मासूमियत को वरदान मानती थी वे मेरे जीवन का हिस्सा बनने वाला था। 5 साल की उम्र तक मैं काले जादू की कई गूढ़ विद्याएं सीख चुका था। उस समय मैं पहली बार गुरु एलिफेंटा मुझे सतरंगा, गेंडे और काबुकी के खजाने के बारे में बताया। ध्यान से देख थोड़ांगा, ये है अफ्रीका का धरती के सबसे दुर्लभ और शक्तिशाली काले जादू शक्तियों की धारा, काबुकी का खजाना और सतरंगा गेंडा। आज तक कोई इन तक नहीं पहुंच पाया है। जीवित सतरंगी गेंडे का सिंह जितने भी ताबीज की तरह धारण कर लिया, उसकी काले जादू की शक्तियाँ लाखों गुना बढ़ जाएंगी। और एक काबुकी का खजाना यह असीम ऊर्जा स्रोत है जो इस खजाने के स्वामी को संसार में सबसे शक्तिशाली बना देगा। समय और दुर्भाग्य अपने निर्मम कुत्सित इरादों के साथ उस दिन जैसे उस सतरंगी गेंडे की तरह लुका छुपी खेलते मुझ तक पहुँचे थे। अरे ये तो भाई सतरंगी गेंडे जिसके बारे में गुरु एलिफेंटा ने बताया था। गुरु एलिफेंटा ने तन सिद्धि में लीन है और रात्रि तक गुफा से नहीं निकलने वाले ये गेंडा भाग जाएगा। इस गेंडे को पानी की चाहत में उसके पीछे पागलों की तरह भागता मैं जाने कहाँ जानता था मैं अपना सब कुछ खो देने वाला हूँ। उस दिन मैं कभी गुरु एलिफेंटा गुफा से अधिक दूर नहीं गया था। उस सतरंगी गेंडे के समोन बंधा में उसके पीछे खिंचा चला जा रहा था और मुझे उस अनजान खतरे से बचाने जन्मे मेरी माँ पीछे। थोड़ांगा रुक जा, थोड़ांगा। लेब वालों ने घाटी में ड्रोन और जासूसी कैमरा लगा रखे थे। उन्हें यकीन था कि उनका प्रयोग एक ना उनकी नज़र में आ जाएगा। इस बार हमारे हाथ से निकलना नहीं चाहिए वरना मदाम हम सबकी खाले खिंचवा लेगी। आखिरकार 5 सालों बाद इंतजार के बाद हमारा एक्सपीरियंस हमारे सामने है। लोहे का पक्षी आग उगलने वाला एक डरा हुआ बच्चा आखिरकार भगवान के सामने पहले अपनी माँ को पकड़ा, माँ बचाओ, थोड़ांगा मेरे बच्चे मैं आ रही हूँ। क्योंकि ये बच्चा जानता भगवान उसकी रक्षा करने एक बार को भले ही ना आए परंतु उसकी माँ जरूर आएगी। तुझे कुछ नहीं होने दूंगी मेरा बच्चे, चल मेरे साथ वापस। मेरा वजन और मेरा डर दोनों ही जैसे मेरे पेड़ों की बेड़ियाँ बन गए थे। ये गंदे लोग कौन हैं? ये हम पर आक्रमण क्यों कर रहे हैं? तड़ बुरे लोग हैं बेटा, बहुत बुरे लोग। ये तुझे मुझसे हमेशा के लिए दूर ले जाना चाहते हैं। लेब में बेटा शैतान हमें भाग निकलने का कोई मौका नहीं दे रहा था, लेकिन मौका मेरे साथियों ने दे दिया। मेरे साथियों ने हमें बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। बड़ाम बड़ाम उन्होंने जिन्हें दुनिया ना इंसान मानती थी ना जानवर, लेकिन जिनके
भावनाएं उन इंसानों से अधिक मानवीय थीं जो एक असहाय माँ को मारकर उसके अबोध बच्चे को उसे छीन कर ले जाने आए थे। माँ मुझे गोद में उठाकर नहीं भाग सकती थी और डर के कारण मेरे कांपते पाँव मुझे जल्द भागने नहीं दे रहे थे। माँ! मेरे थरथराते कदम मेरा भारी भरकम वजन संभालने के लायक ना रख सके। थोड़ांगा माँ! उन दरिंदों के एक कलेजे एक पल को भी ना कांपे मेरी माँ को मुझसे हमेशा के लिए जुदा कर दिया। बड़ा ही दुखदाई दृश्य था दोस्तों। ओहो, उस दिन मेरी बाहों में अकेले मेरी माँ ने दम नहीं तोड़ा था। मेरी माँ सुमित ने भी मेरी माँ के साथ ही दम तोड़ दिया था। नन्हा थोड़ांगा उस दिन अपनी माँ के साथ मर गया। कुछ बचा था तो बस अभी अवैध कवच, और उस कवच में था सांस लेता जीता जागता आक्रोश, जिसका हृदय भी एक पल में समय ने उसके कवच के समान कठोर बना दिया था। अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने तड़प कर मरता देखने वालों बच्चे उम्र से पहले बड़े हो जाते हैं। माँ के साथ ही उनके अंदर की ममता मर जाती है और अपनी आत्मा के खालीपन और अक्सर क्रूरता और नृशंसता बढ़ते हैं। बड़ा मेरे कान से उनकी चीत्कार सुनना चाहते जिन्होंने मुझे मेरी माँ की लोरियाँ छीन ली थीं। बड़ा बेडर मुझे सुकून दे रहा था। सिर्फ मेरी पासविक नहीं जागी थी, तड़तड़ यानी कुछ मचा दिया इसने। मुझे पहली बार पता चला था कि मेरे गेंडे जैसे मजबूत और अवैध खाल किसी कछुए कवच की तरह काम करती है। कछुए की तरह अपने कवच में सुरक्षा में प्रतीक्षा कर रहा था कि कब हमलावर मुझे उस इंसान तक ले जो मेरे बचपन को बर्बाद करने का असली जिम्मेदार था। जैसे ही मैंने सोचा वह हमलावर मुझे उस असली गुनाहगार तक ले आए। अब सारी ताकत लगाकर भी इसका कवच नहीं खुल रहा। प्राकृतिक और विज्ञान का सम्मिलित चमत्कार है, एक एक्सपेरिमेंट। अब इसके जैसे पशु मानव की हम पूरी सेना तैयार करेंगे, ऐसी ही सेना जो अविजयी होगी। थोड़ांगा जैसा दूसरा ना दुनिया में है ना कभी हो सकता है। मेरी माँ को मारने वाला तुम्हें जंगली चींटों की तरह मसल डालेगा थोड़ांगा। अब मुझे रुदन किर्दन और चीत्कारें सुननी थी, वहाँ मौजूद हर एक शख्स की आखिरी चीत्कार नहीं। उस लैब में जिस सीरंग पर प्रयोग किए जा रहे थे वे मुझे और मशीनों को सरवोर करता चला गया। उनमें शॉर्ट सर्किट अंधेरा जब भीषण ब्लास्ट था जिसने पूरे लैब और वहाँ मौजूद एक एक इंसान के पर खच्चे उड़ा दिए। सिवाय मेरा कवच मेरी खाल इतने अवैध हो चुके थे कि भीषण ब्लास्ट मुझ पर एक खरोच भी न डाल सका। लेकिन उस ब्लास्ट ने मुझे लेब के पीछे उस टॉक्सिक स्वाम्प में ला फेंका जहाँ लेब का सारा बायो हेजर्ड टैक्सी वेस्ट डंप किया जाता था। मेरा भारी भरकम शरीर और कवच जहाँ एक तरफ मेरी सबसे बड़ी ताकत था तो कई मौक़ों पर मेरी सबसे बड़ी कमजोरी भी बना। इस भारी वजन के कारण मैं भाग ना पाया। मेरी माँ मारी गई। अब यही वजन मेरे डूबकर मरने का कारण बनने वाला था। मेरा शरीर, मेरे फेफड़े और आंतरिक अंग स्वाम्प के टॉक्सिक मलबे से भर गए थे और स्वाम्प में दफन अनगिनत कंकालों में से एक मेरा भी होता अगर मेरे गुरु ने एक बार फिर भगवान बनकर मुझे बचा ना लिया होता। पर मुझे बचाना इस बार इतना आसान नहीं था। सांसें बंद हो चुकी थी, शरीर टॉक्सिक वेस्ट से भरा था, लेकिन मेरे गुरु ने अपने ज्ञान का हर एक कतरा लगा दिया मुझे वापस लाने के लिए। इसके आगे क्या हुआ यह मैं इस पाप परिषद के समक्ष बताना जरूरी नहीं समझता। जो कुछ भी हुआ उसका नतीजा यह कि अफ्रीका के जंगलों का बेताज बादशाह थोड़ांगा सम्राट आप सबके सामने खड़ा है और नागराज की मौत पर अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। दावेदारी? हाँ बेवकूफ़ गंडे, तुझे एहसास ही नहीं, तेरे पूरे वजूद पर पहली दावेदारी खुद मिस क्लियर की है, क्योंकि अफ्रीका में चल रहे उस ह्यूमन म्यूटेशन प्रोग्राम की संचार लिखा और तू जहाँ उपज कर एक कमज़ोर विकृत पिल्ले से अवैध थोड़ांगा बना। उस लैब की स्वामिनी दूसरी कोई और नहीं, खुद मदाम मिस किलर थी। तू मेरी प्रॉपर्टी है गेंडे, और सही समय पर आने पर मैं तुझे अपना पालतू कुत्ता बना लूँगी, जैसे पहले बोकारच्छ और गरलंगट को बनाया था। वैसे मेरे पालतू की लिस्ट तो युगों पुरानी है, जो स्वर्ग से निष्कासित होने से शुरू हुई और ख़त्म मुझे यकीन है कि नागराज पर जाकर होगी। स्वर्ग की निष्कासित अप्सरा मिर्चिका से लेकर जापान की सबसे खतरनाक डायन कोजी बनने तक और कोजी से मिस किलर बनने तक की तुम्हारी युगों पुरानी यात्रा बाकी बहुत दिलचस्प है मिस किलर। यही कारण है तुम मेरी विशेष कृपा की पात्र हो। आखिर तुम्हें और तुम्हारी ले में पन भी अविजयी योद्धा थोड़ांगा को मेरे बहुत विशिष्ट कार्यों को अंजाम देना है। जब आप लोग मेरे अस्तित्व के बारे में चंद आवश्यक बातें जान चुके हैं तो इस बात का एहसास भी आपको भली बात होगा कि मैंने अपने बचपन में नागराज के
बचपन से कई अधिक विषमता झेली हैं। बुद्धि और बल में हमेशा नागराज से हमेशा मैं किस था। मैंने समय के साथ सिद्ध करके दिखाया कि असल दरिंदा वह है जिसका खौफ लोगों को उसके नाम इज्जत से लेना सिखा दे। कल तक जो शब्द डिर इंडोर अपशब्द था उसे मैंने सम्मान और आदर के प्रतीक के रूप में स्थापित कर दिया। बचाओ हमें, भगवान के लिए कोई तो बचाओ। हा हा हा, अफ्रीका के जंगल का भगवान भी थोडंगा की गुफा में घुसने से डरता है। जानती हो क्यों? चलो गुफा में समझाता हूँ। जगो तक कांगो फुंकारो, फूंक दो सारा कबीला। मेरी माँ की मौत का सबसे बड़ा कारण शतरंगा गेंडा था और मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य जिंदा शतरंगी गेंडे का सींग उखाड़ना और काबोकी का खजाना हासिल करना था। इसके लिए मुझे ज़रूरत थी वहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर बनकर आई डेनियल की खूबसूरत बीवी सीसी की। सीसी जानवरों से बात कर सकती थी। क्रिया क्रिया, आपका क्या नाम है गुजरात? मैं हूँ सीसी। क्रिया क्रिया, मेरा नाम काली। ओ बली सीसी, लगता है थोड़ा को मेरे इंटरपोल एजेंट होने और हमारे मिशन की भनक लग गई है। हमारे सशस्त्र सैनिकों की इन पशु मानवों का सामना नहीं कर सकते डेनियल। मैंने अपने यहाँ काविल डिर इंडोर योद्धा फुंकारू जगोता कांग और जिपा को इस कार्य के लिए भेजा है। जिंगा सीसी को उठाकर मेरी गंटारा घाटी में स्थित गुफा में लाने के लिए निकला। क्रिया मेरी रक्षा करो। क्रिया अच्छी, घबराना मत भली सीसी, हम आ रहे हैं। भली सीसी, जय हो भली सीसी। आओ आओ, तुम सबको मार कर तुम्हारे कलेजे को भून कर खाएगा जीपा। लेकिन मेरे वफादारों के सामने वे भला ज़्यादा देर कहाँ ठहरने वाले थे। कुछ ही देर में नर बच्ची खूनी आत्मा को खत्म कर उनका कमबख्त नागराज। अब मैंने सुना था कि अफ्रीका का भीड़ जंगल बेहद खतरनाक है। अब देख भी लिया और उसकी जड़ थोड़ांगा। हाँ तो उसे सांप छोड़ता हरा इंसान। तुम नागराज हो ना? सही पहचाना दोस्त। फुंकारू जगो तक कांगो ने वहाँ से निकलना ही फिलहाल सही समझा। नागराज मेरी सीसी को बचा लो। थोड़ांगा का आदमी जिपा उसे घंटारा घाटी की तरफ ले गया है। जिपा उस उद्दंड हाथी का काम तमाम करने ही वाला था। तेरे भेजे की बुर्ज बना काबो की निरीबे जुबानों पर अपनी ताकत का लोहा अजमाने वाले कड़कम कड़म उस नागराज पर अपने लोहे की ताकत अजमा। भटाक बच्चों और बेजुबानों पर अत्याचार करने वालों को बहुत बुरी मौत मारता है नागराज। जिस जिपा का बार पहाड़ में दरार डाल सकता था उसे अपने स्नेक हैंड के एक बार 2 फाड़ कर दिया नागराज ने। लेकिन फुंकारू जगोता कांगो ने जिपा का बलिदान व्यर्थ न जाने दिया। ओह मौके का फायदा उठाकर थोड़ांगा गुलाम के सीसी को लेकर घेटाटी में उतर गए हैं। क्रिया तुम्हें बचाना तो नागराज का कर्तव्य था गजराज, इसमें धन्यवाद कैसा? नागराज का दुष्ट जिपा मेरी सीसी को लेकर भाग गया है। जिपा तो मेरे हाथों मारा गया। कांगो जोगोता और फुंकारू सीसी को लेकर इस घाटी में उतर गए। सुना है इसमें जाने वाला एक भी इंसान आज तक जिंदा या मुर्दा नहीं आया। थोड़ांगा का गुप्त निवास इसी घंटारा घाटी में कहीं है। गजराज हमें अपनी पीठ पर बैठने का इशारा कर रहा है। शायद ये हमें इस घाटी में ले जाना चाहता है। यह तो हाथी का मुखिया है काली की पीठ पर बैठकर सवार घंटारा की घाटी में उतरते नागराज को बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उसका सामना किस मुसीबत से होने वाला है। घंटारा की घाटी को यूं ही मौत की घाटी नहीं कहा जाता था। ओह इस घाटी में तो गाता बिस झरने की बात ही बह रहा है। मेरा सिर घूम रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है नागराज। समय के साथ ना सिर्फ उस घाटी की कार्य शक्ति को विकसित और पोषित किया था बल्कि उन्हें किसी आने वाले खतरे को फाड़ खाने के लिए प्रशिक्षित भी किया था। सावधान काली, हम पर हमला करने के लिए घात लगाई जा रही है। किसी भी पल हमला हो सकता है। बच्चों नागराज सभी थोड़ांगा खतरनाक डिर इंडोर सेवक हैं। बचने की जरूरत मुझसे ज़्यादा इन बेचारों को है। लेकिन नागराज अगर ऐसे सेवकों को हाथों मारा जाता तो नागराज का आएगा। मेरे डिर इंडोर सेवकों को मात देकर नागराज खुद को जरूर बहुत बड़ी तोप समझते हुए घाटी में गुस्सा चला आ रहा था। लेकिन वे बेवकूफ़ यह नहीं जानता था कि थोड़ांगा ने कोई कच्ची गोलियां थोड़ी खेली हैं। काली के पैर विष की दलदल में धंस रहे हैं। वे आगे नहीं बढ़ पा रहा है। घाटी का ये सब पानी से नहीं बल्कि उस घातक विष से भरा है जिस विष के झरने हम पीछे देख चुके हैं। यहाँ हुए सभी पेड़ पौधे वनस्पतियाँ इस विष से उपज रहे हैं। इस घातक विष से भरे वातावरण में आगे बढ़ना तुम्हारे और काली दोनों के लिए घातक हो सकता है। बेहतर होगा मैं अकेले ही आगे बढ़ूं। मैंने ऐसा तुरु का पत्ता घाटी में दबा रखा था जो परिस्थिति के साथ नागराज की सोच का रुख पलटने को सक्षम रखता था। मेरी तंत्र शक्तियों और काले जादू से प्राप्त किया गया मेरा सर्वश्रेष्ठ गुलाम
हे बाबा गोरखनाथ, ये तो कोई यक्ष राक्षस है। यक्ष राक्षस घंटारा। जी हाँ दोस्तों, इस घाटी को घंटारा घाटी इसलिए कहा जाता था क्योंकि इस घाटी की रक्षा करता था यक्ष राक्षस घंटारा। यक्ष राक्षस घंटारा घाटी में अनाधिकृत प्रवेश करने वाले प्राणी कौन है तू? मेरे घातक गरल विष में श्वास लेकर कोई साधारण प्राणी जीवित नहीं रह सकता। इस संसार में ऐसा कोई विष नहीं जो नागराज के लिए घातक हो। विलक्षण है तू नाग मानव, परंतु कितना भी विलक्षण सही, नाग मानव घंटारा का गर्भ विलस तुझे गला डालेगा। आह, असंभव, कोई विष भला मुझे कैसे क्षति पहुंचा सकता है? नागराज, क्या उसके पुरखों ने भी सपने में नहीं सोचा होगा कि अफ्रीका के जंगल में उसका सामना किसी ऐसे विष धारक से होगा? जो अब अपनी समझ में आया कि थोड़ांगा कितनी पहुंची चीज़ है। यही नहीं, आगे भी सुनो। यह विष मुझे कितनी असहनीय पीड़ा क्यों ना दे। कुछ ही क्षणों में मेरी विष प्रतिरोधक शक्ति इस विष के विरुद्ध मुझे इम्यून कर मेरे घाव भर देगी। असंभव, संसार में सिर्फ एक ही विष शक्ति ऐसी है जो इस गरल विष को काट सकती है। तुझ में देव विष है। अब तो तुझे एक पल भी जीवित छोड़ना खतरनाक है। तेरे साथ लड़ने में व्यर्थ किया गया हर क्षण शीशी के लिए घातक सिद्ध होगा। इसलिए तेरी यही लीला के साथ साथ इस लड़ाई को भी खत्म करते हैं। कड़ा। हा हा हा, मूर्ख नाग मानव, तुझे लगा कि तू घंटारा घाटी में आकर घंटारा का वध कर पा सकता है? हा हा हा। ओ, ये तो कट कर फिर से जुड़ गया। इस बार तुझे हल्के में नहीं लूँगा। तुझ पर गरल विष जब तक उगलूँगा जब तक तेरी हड्डियाँ भी निगल जाती। इस गरल विष को मुझे अपनी विष फुंकार से वाष्पित करना होगा और ऐसा करते हुए मुझे इसके शरीर में अपने दांत गड़ाने होंगे। मेरा घातक विष इसकी हड्डियाँ तक गला देगा। अब ये दोबारा जीवित होकर अट्टहास नहीं कर पाएगा। हा हा हा। घंटारा, हमारे मूर्ख, तू कितनी बार भी मुझे मारने की कोशिश करने में जीवित हो जाऊंगा। असंभव, यह संसार का पहला प्राणी जो मेरे विष से पिघलने के दोबारा बाद जीवित हो गया। ड्रैकुला भी तो जीवित हुआ था, यानी ये दूसरा प्राणी है। और इसके पुनर्जीवित होने का कारण अगर वही है जो मैं सोच रहा हूँ तो इसकी अमरता का भेद मिल गया। मुझे कभी कभी लगता है कि नागराज को समझने में दुनिया से गलती हुई है। दुनिया उसे देवता का अवतार मानती है, पर मेरा मानना वास्तव में वह शैतान की चाल है। दुनिया ऐसे समझे, असल में नागराज शैतान की औलाद है, क्योंकि ऐसा दिमाग शैतान का ही हो सकता है। नागराज का शैतानी दिमाग ये समझ चुका था घंटारा के अमृत और घंटारा घाटी के अवैध होने का एक ही स्रोत था, घंटारा का गरल विष। कमबख्त एक एक बूंद सोख गया विष की। असंभव, इतनी भारी मात्रा में गरल विष तो खुद देवता भी स्वयं समाहित नहीं कर सकते। तुझे पहचानने में मुझसे गलती होगी। बिना कोई क्षण गवाए तुझे फौरन खत्म कर देना चाहिए। घाटी का सारा गरल विष मैं अपने अंदर सोख चुका हूँ। ये विष मुझे मृत्युदुल कष्ट दे रहा है, पर मुझे ये कष्ट तब तक वहन करना होगा जब तक मेरा विष इस गरल विष को निष्क्रिय नहीं कर देता। कुछ ही देर में सारा गरल विष निष्क्रिय हो जाएगा और एक बार फिर मुझे इसके शरीर में अपने दांत गड़ाने होंगे। बताओ, मेरा सर्प से सेवक इतने आराम से मार डाला दुष्ट ने। गरल विष सूख जाने से घंटारा दोबारा जीवित नहीं हो सका। बताओ भला, जिसके खुद के अंदर दुनिया भर का जहर भरा है, दूसरों का जहर सोखता फिर रहा है। धूर्त कहीं का। मैं अपने सेवक की मौत का 2 पल का शोक अवश्य मनाता, लेकिन उससे पहले ही कुछ ऐसा घटित हुआ जिससे सिद्ध हो गया कि घंटारा मारा जाना मेरा दुर्भाग्य नहीं सौभाग्य था। इससे पहले नागराज घंटारा को खत्म करके शीशी की तलाश में आगे बढ़ पाता, एक ऊर्जा द्वार खुला। मेरे पुत्र का वध कर तूने घोर अपराध किया है लड़के। उसके अंदर से घंटारा का बाप निकला। यक्ष राक्षस का मेरा पुत्र केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था। इस राक्षस का अर्थ होता है अपनी निधियों और क्षेत्र की रक्षा करने वाला। जब तक कोई उनके रक्षित क्षेत्र में अनाधिकृत प्रवेश करके उन्हें चुनौती नहीं देता, वे किसी पर आक्रमण नहीं करते। घंटारा घाटी मेरे पुत्र का धर्म क्षेत्र, या तो अनाधिकृत रूप से घुसपैठ कर रहा था, तो उससे लड़कर घंटारा सिर्फ अपने धर्म का पालन कर रहा था, जिसके लिए उसका वध किया जाना सर्वथा अनुचित था। और यक्ष राक्षस गरलंगट इस दृष्टा का पृथ्वी तेरा वध करके लेगा। नागराज, जिसका धर्म अधर्म का साथ देना हो उसका वध करना अधर्म नहीं होता। मेरा रास्ता रोककर घंटारा एक असहाय अबला स्त्री के अपहरण के पाप में सहभागी बना था। पाप और पुण्य का निर्णय लेने का अधिकार तुझे किसने दिया नागराज? निर्णय मैं नहीं लेता, निर्णय तो प्राणी के कर्म करते हैं। मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। मेरे इष्ट देव कालदेव के आशीर्वाद से केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ।
काल देई मेरे नाम का लेकर प्रति घृणा आक्रोश दुगने कर लिए तूने। ये गरल विष इस ब्रह्मांड का दूसरा सबसे घातक विष है। जानता है इस ब्रह्मांड का सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? हलाहल विष। इस समस्त ब्रह्मांड में सिर्फ हलाहल विष ही इकलौता ऐसा विष है जो गरल विष को तटस्थ कर उसे पानी बना सकता है। वही हलाल विष जो तेरी रगों में बह रहा है। जानता है हलाल विष की उत्पत्ति कैसे हुई थी? सतयुग में जब देवताओं और असुरों द्वारा संबंध मंथन किया गया था, तब अमृत से पहले के भयंकर विष मंथन से निकलकर पूरी सृष्टि में फैलने लगा, जिससे अंतर्दृष्टि करना किसी भी जीवित के लिए संभव था। देवता क्या, मानव क्या, असुर देखते देखते पूरी सृष्टि में त्राहिमाम करने लगी। इससे पहले कि विष पूरी सृष्टि में फैलकर जीवन का समूल नाश कर देता, भगवान से प्रकट हुए और उस हलाल विष को पी गए। पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ अकेले महादेव ही जो हलाल विष को धारण कर सकते हैं। यही कि जिस हलाल को भगवान सरकार के अतिरिक्त कोई धारण नहीं कर सकता, वह तुझमें और उस निकृष्ट कालजयी में कैसे आया, सोच कर देख। कालजयी अगर इतना बड़ा धुरंधर है तो जब सृष्टि में हलाल फैल रहा था, तब क्या वह अपने बिल में घुसा छछूंदरों का सेवन कर रहा था? संपूर्ण हलाल का व्यन सिर्फ और सिर्फ महादेव ही कर सकते हैं। रे मूर्ख, सत्य है कि हलाल मात्र एक विष है, उसका एक अंश हलाल के बल पर वे डोंगी पाखंडी कालजयी मानते सर्पों का इष्ट देव बन बैठा। लेकिन इतने पर भी उस पाखंडी को चैन नहीं पड़ा, क्योंकि उसकी लालसा तो दुनिया का भगवान बनने की थी। बकवास, इससे मेरा क्या लेना देना? मुझे सीसी को बचाना है, या तो मेरा रास्ता छोड़े फिर अपने बेटे के पास पहुंचने की तैयारी करो। ये पहला मौका था जब नागराज के अस्तित्व के बारे में कोई सटीक जानकारी मिल रही थी। उस समय तक नागमणि ने नागराज की उत्पत्ति की कहानी भी नहीं सुनाई थी। नागराज ने गरलंगट की बात पर अड़ंगा लगा दिया। दत्त तेरे की, यह नागराज हमेशा काम खराब करता है। घंटारा का बाप कितने काम की बातें कर रहा था। ऐसा लगता है गरलंगट नागराज के बारे में ऐसी बातें जानता है जो खुद नागराज भी नहीं जानता। अगर अब मुझे पहले पता होता तो अपने कार्य जादू से घंटारा के बजाय उसके बाप को अपना सेवक बनाता। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। इन दोनों की लड़ाई में जो भी जिंदा बचेगा वह घंटारा की जगह लेगा। हा हा हा। उसी समय मेरे वफादार सीसी को लेकर वहाँ पहुँच गए। हाँ हाँ, शाबाश मेरे वफादार हो, बिल्कुल सही समय पर आए हो। मेरा अपराध कर तुमने बहुत बड़ी गलती की है थोड़ांगा, अब भी समय मुझे जाने दो। इतनी मेहनत करके तुम्हें जाने के लिए तो नहीं लाया गया है। तुम जानवरों से बात करती हो ना, तुम्हें बस अपनी इस कला का प्रदर्शन कर सतरंगी गेंडे से बात करनी है और मुझे उस तक पहुंचना है। लेकिन अगर ऐसा तुमने नहीं किया तो थोड़ांगा तुम्हारी गोरी गोरी चिकनी चिकनी चमड़ी अपने सींग से खुरच खुरच उतारेगा। अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रख जानवर। थोड़ांगा की गुफा में हुक्म और सींग थोड़ांगा के ही चलते हैं। घोड़ी लड़की, आइंदा सम्राट थोड़ांगा से इज्जत से पेश आना, वरना बदतमीज़ों को तमीज़ सिखाने के दूसरे तरीके भी आते हैं मुझे। और तेरे जैसे जंगली बिल्ली को पालतू बनाने में बड़ा मज़ा आएगा। फुंकारो, जोगो तक कांगो, हमारा काफिला निकालने की तैयारी करो। पहले नागराज और गरलंगट की कुत्ता कुश्ती का सीधा प्रसारण देखते हैं। कालजयी की तरह महादेव ने भी मुझे भी गरल विष का आशीर्वाद प्रदान किया है। मेरे गरल विष की तीव्रता घंटारा के गरल विष से कई गुना अधिक है। अब देखना यह कि तेरे अंदर हलाल की तीव्रता कितनी है। जितनी तेज़ी से गरलंगट चारों तरफ गरल विष फैला रहा है, उसे रोकने के लिए मुझे बाकी कुछ करना होगा, लेकिन वह नहीं जो गरलंगट चाहता है। मेरे अंदर एक नाक की संपूर्ण शक्तियाँ हैं, तो मुझे ऐसा कुछ करना होगा जो मैंने आज तक कभी सपने में नहीं सोचा है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं एक नाक की तरह अपना विष भी उगल सकता हूँ, हलाहल विष। और ये मुझे खुद ही पता चुका कि हलाल के सामने इस गरल विष का दर्जा दोयम है। घोड़ पीड़ा, मुझे इसके फैलाए गरल विष को निष्क्रिय करना होगा। अरे मूर्ख, तूने इस राक्षस गरलंगट को 2 पल में घुटनों पर ला दिया और तू टुच्चे कालजयी को अपना इष्टदेव माने बैठा है। तू कालजयी से कई अधिक शक्तिशाली है। अपना अस्तित्व तलाश, अपनी शक्तियों का बोध कर। मेरे पुत्र की हत्या तुझ पर उधार है, जिससे तेरी जान लेकर गरलंगट सही समय पर आने वसूल करेगा। ये यक्ष राक्षस अपनी बातों को जितना ही रहस्यमय था, परंतु इसकी बात ने मुझे वाकई संदेह में डाल दिया। देव कालजयी और अपने असल अस्तित्व के विषय में मैं बहुत कम जानता हूँ, और जितना मैं जानता हूँ उसके आधार पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जा सकता। हो सकता है गरलंगट सत्य कह रहा हो, लेकिन इससे कई अधिक संभावना इस बात की मुझे फुसला कर वे मेरा इस्तेमाल कालजयी के विरुद्ध मोहरे की तरह करने के चक्कर में हो।
इसलिए फिलहाल इस व्यर्थ के विचार को दिमाग से हटाकर मौजूदा परिस्थिति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मेरा हलाल गरल विष को निष्क्रिय कर चुका है, लेकिन इस हलाल को यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। मुझे समकाठी में मौजूद संपूर्ण विष अपने अंदर खींचना होगा। चिलम, दारू, सफ़ेद पाउडर, गोली, पुड़िया, लोगों को अलग अलग चीज़ों से नशा करते देखा है, लेकिन मैंने ऐसा जहर खींचकर बंडे होते किसी को नहीं। पहली बात देख रहा हूँ। अपने दुश्मनों के अंडे में घुसकर हीरोइन को बचाने से पहले तगड़े नशे करना हीरो की सेहत के लिए हानिकारक है। देख, रास्ते में आते टाइम में तेरे दोस्तों को भी साथ ले आया। चलो सब लोग मिलकर टल्ली नागराज को हेलो और बाय बाय बोलो। बाय बाय इसलिए क्योंकि नागराज दुनिया में चंद पलों का मेहमान है। मैं और नागराज भिड़ंत के लिए पहली बार आमने सामने थे। नागमणि ने नागराज की जो उत्पत्ति गाथा सुनाई थी, उसमें नागराज इस देवकाली मंदिर में गया था जिसकी बात गरलंगट कर रहा था। अब नागराज खुद अपने अस्तित्व के बारे में अब तक नहीं जानता कि आखिर उसका जन्म कहाँ हुआ, उसके माँ बाप कौन है और उसे हलाल विष का वरदान कैसे मिला। गरलंगट कैसे जान सकता था? आए क्या हुआ सम्राट थोडांगा, अपने गरलंगट को अपने काले जादू से अपना गुलाम क्यों नहीं बनाया? आप सभी के पास अनगिनत सवाल है। सम्राट थोडांगा का वृत्तांत यकीनन दिलचस्प और अनसुने तथ्यों पर रोशनी डालने वाला है। सम्राट थोडांगा जैसे महायोद्धा नागराज को मारने की दावेदारी हवाबाजी में यकीन पेश नहीं करेंगे, किंतु तू सम्राट थोडांगा से आगे का वृत्तांत सुनने और ये जानने से पूर्व कि नागराज के अस्तित्व से जुड़ा ऐसा कौन सा खास स्वरूप का इक्का है जिसे इन्होंने अब तक दबा कर रखा है। अब समय आ चुका है विविध वर्तमान घटनाक्रमों के चक्र पर ध्यान केंद्रित किया जाए। हो सकता है कि सम्राट थोडांगा ने जो रहस्योद्घाटन किए हैं वे इनमें से एक घटनाक्रम में अहम निर्णायक भूमिका निभाएं। वैसे भी मजबूत और दमदार स्थिति गरलंगट के अवैध पुत्र बोकाराज की है। बेहद चेष्टा मत कर बुड्ढे, इस बात तेरी कोई भी तरकीब काम नहीं आएगी। उम्र के साथ तेरी हड्डियां भी चढ़ी, तेरी खाल तेरे तिलिस्म बनाने की क्षमता भी ढीली पड़ गई है। वे देख जिनके बल पर तू कूद रहा था, तेरे मृत्यु जीवों पर का पेट भर रहे हैं। सोचा ना था कत्ल कर मुर्दों का आहार बनते हुए मरेगा। जो देश की आन के लिए जान की परवाह नहीं करते, ऐसे सच्चे देशभक्तों को दुश्मन बचा नहीं सकते। नागराज क्या सही टाइम है कि तुम्हारी दोस्त मेरे तंद मुंड की ऊर्जा शक्ति तुम्हारी तिलिस्म शक्ति को बहुगुणित करेगी। त्रिकाल राज मिलकर इस पर वार करो। इस पर तुम सरपट पर थोड़ा आराम करो दोस्त, तब तक मोर्चा मैं संभालता हूँ। आजा आजा, तेरी प्रतीक्षा थी मुझे, आ जल्दी आ। यादे प्यादे पर हटा। महाबली का मुकाबला महाबली से ही होना चाहिए। पिछली बार उस महाकलमुई मिस किलर की वजह से हमारी भिड़ंत अधूरी रह गई थी। आज मुकाबला बराबर का होगा। आज बोकाराज भली भांति तेरी ताकत रखेगा, कोई नहीं आएगा हमारे बीच। अपनी विष गंती को सारा हलाल उगल दे मुझ पर नागराज, लेकिन जो पहले ही मरा हुआ है भला तू मारेगा कैसे? देखे तेरी विष ग्रंथि दबाते ही तेरे मुंह से हलाल फूट रहा है। मेरा और मृत्युजीवी सेना का तो तेरा यह हलाल विष भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, परंतु तेरा हलाल आज उनका ही संहार करेगा जिनका तू रक्षक बनकर बैठा है। ऐसा हरगिज नहीं होगा बोकाराज। नागचंद्र का नगीना कहते बिल्कुल नहीं। छोड़ कर गई पुरानी प्रेमिका और नागिन की बात पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए। ये दोनों बिल्कुल एक समान होती हैं। ओहो गरलंगट, और तू तो सचमुच की नागिन है नगीना। तुम पास फिर वापस आ गया, हम अकेले नहीं आए नगीना। मानव जाति का नागराज के हलाल विष से सर्वनाश का फरमान लेकर आए हैं हम। इतने सारे राक्षस एक साथ आ गए और नागराज की गर्दन दाबकर उसका हलाल विष निकाल रहे हैं। अब आगे की कहानी हमें विराट पर्व में देखने को मिलेगी। तो क्या होगा क्या नहीं होगा ये जानने के लिए अब आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। कॉमेंट्स की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। चलिए धन्यवाद।